वेलकम टू आईएएस मैराथन। तो 2022 का सिविल सर्विस प्रीलिम्स का पेपर देख रहे हैं। जीएस काफी सारा हमने कवर कर लिया, सारे लगभग क्वेश्चन कर लिया। अब हमको देखना है इसके अंदर जो बचे हुए हिस्ट्री उससे रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर है उन सबके क्वेश्चन हम इसके अंदर देख लेंगे, और जो फिर भी जो इधर उधर के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत करंट अफेयर्स वगैरह से, वो भी इस देख लेंगे, इसी में कंप्लीट कर लेंगे। राइट। सो मोस्ट फोकस हमारा रहेगा इसमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, एलिमिनेशन के थ्रू एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रेशर में उस टाइम पे किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक। तो एग्जामिनेशन के टाइम पे किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो थ्रू वेरियस एलिमिनेशन मेथड टेक्निक्स, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, चीट कोड्स। राइट। सो देखो, मैं ये बता तो दे रहा हूँ, लेकिन मेहनत का सब्सटीट्यूट कोई होता नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है ये चीजें। लेकिन पढ़ा होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके ये सब काम करेगा। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वेरी बेसिक क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। देखो, रिजर्व सब्जेक्ट बेसिकली किसके लिए थे? जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वही करेगी। अब आप खुद सोचो, गवर्नर जनरल के पास अगर पावर जानी है तो इंपॉर्टेंट चीजें कोई रखेगा ना, ऐसी चीजें जो इसके होल्ड बनाए रखें। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखो, लैंड रेवेन्यू डेफिनेटली इतना इंपॉर्टेंट चीज है, वो कभी देगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में? बिल्कुल नहीं देगा। तो थर्ड यहाँ पर है, तो फोर्थ हटा दो। पुलिस डेफिनेटली अपने पास ही रखेंगे, क्यों क्यों देंगे भैया किसी और को, जब सबसे बड़ा हथियार ही ये है। तो 3 एंड 4 किस में? देखो, इस दोनों में। ठीक है, तो यहाँ आप एलिमिनेट कर दो। बचा आपको देखना है 2 सही है कि फर्स्ट सही है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से क्या काम है इन लोगों को है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि बेसिकली कोई भी फंसता है केस, है ना, तो गवर्नमेंट का होल्ड होना चाहिए। तो गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर जुडिशरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो रिजर्व सब्जेक्ट। तो आप इस वाली बेसिक एलिमेंट से ही पता लगा सकते हो कि बेसिकली दिस इज द करेक्ट आंसर, 1, 3 एंड 4। ओके। और देखो, गवर्नमेंट एक्ट ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ये सब चीजें आपको, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या था। तो उससे बेसिकली आप सब कुछ ही उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1813 का, 33 का, 53 का, उसके बाद 1893 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आए मिडाइवल इंडिया से। फणम किसको बोलते हैं? ठीक है, तो क्लोथिंग, कोइंस, ऑर्नामेंट एंड वेपन पढ़ा होगा तो याद रहेगा। आप अंदाजा भी लगा सकते हो इसके अंदर, फणम बेसिकली इट्स सम टर्म विच इज यूज्ड फॉर कॉइन्स। ठीक है। एंड ये बेसिकली, अगर मुझे याद है जितना मैं बता सकता हूँ, तो हर्षवर्धन के टाइम पे ये सब चीजें चली थी। ठीक। However, अगर नहीं पढ़ा ना तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन लीव। यस, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर, बरिंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। कौन से लीडर्स हैं जो कि गदर पार्टी से रिलेटेड है? राइट। देखिए, मेरी बात करें तो पर्सनली आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द रिवोल्यूशनरी इंडियन हिस्ट्री। राइट। सो मुझे इतना पता है कि बेसिकली बरिंद्र कुमार घोष गदर पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो आपके एचआरए से रिलेटेड है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको बाद में एचएसआरए बना दिया, सोशलिस्ट डाल दिया भगत सिंह ने। राइट। तो फर्स्ट एलिमिनेट कर देंगे, तो 2 एंड 3 में से एक रहेगा। और रास बिहारी बोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, गदर पार्टी से रिलेटेड थे। बाद में इन्होंने आइडिया और स्टार्टिंग भी किया था अपना, जिस बेसिकली जापान भाग गए थे ना, है ना, एस्केप कर दिया था इन लोगों ने, रास बिहारी बोस ने। एंड जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसमें इनका बड़ा योगदान है। तो बेसिकली डी इज द आंसर। और जोगेश चंद्र चटर्जी आपके बेसिकली अनुशीलन समिति से रिलेटेड है ना। विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, कौन क्रिप्स मिशन के टाइम पे बेसिकली क्या इसमें से स्टेटमेंट सही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे प्रोविंशियल असेंबली के, एज वेल एज प्रिंसिपली स्टेट से। राइट। सेकंड है, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटेन रिगार्डिंग द फ्यूचर स्टेट। देखो, सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ये तो बहुत ही जेनरिक से स्टेटमेंट है कि जिसको नहीं आना भैया अलग से जो है साइन कर सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बेसिकली देखो, इसमें एक ट्रिक लगती है। कौन सी? कि अगर देखो, ब्रिटिश टाइम के जितने भी स्टेप्स है, लॉज है, उसको कभी भी यूपीएससी पॉजिटिव वे में नहीं बताती। ठीक है। तो दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट कि ना भैया, इस सेपरेशन को ही तो बढ़ावा देगा ना ऐसी चीजें। तो ये तो डेफिनेटली सही है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चीज पूछी है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव चीज पूछी है तो उसका कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव है, इसलिए ये वाला आंसर आपका सही है, ऑप्शन 2। ठीक है, अब देखना 1 सही है कि नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे? नहीं, नहीं सर एंड मैम, पार्टली इलेक्टेड रहेंगे, पार्टली नॉमिनेटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का सिलसिला तो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। इलेक्शन तो पहले से हो रहे हैं ना, 1939 में भी हुए फुली। तो बाद में क्यों नहीं हो सकते? राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब चुनाव होगा तब क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से।
तो ये वाला भी डेफिनेटली गलत है आपका। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आ जाता है 2। सिंपल। देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर एब्सोल्युटली वेरी वेरी टफ। ठीक है, कि बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं नेतिपकरण, उसके बाद परिशिष्ट प्रवन, अवदान शतक, त्रिष्टि लक्षण, महापुराण। अब इसमें से किसी कौन से हैं जो आउट ऑफ देम आर द जेना टेक्स्ट। देखो इसमें से ओनली फोर्थ आप जो है निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि महापुराण ये सब चीजें जेना टेक्स्ट में इस्तेमाल होती थी इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, तो महापुराण बेसिकली आप कर सकते हो, क्योंकि और भी ऐसे टेक्स्ट है जिसमें महापुराण करके वर्ड्स इस्तेमाल हुए। जेना टेक्स्ट आपको कहीं ना कहीं याद आ ही जाएगा उस चीज से। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस में रहेगी ये चीज। तो अगर आप फोर्थ भी बेसिकली कर लेते हो तो ओनली वन ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ठीक है, अब नाउ आपके ऊपर है कि किस तरीके से इसको करते हो। वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, इजी एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप यूपीएससी में? राइट। सब में एलिमिनेशन ट्रिक्स नहीं लगती, पढ़ना भी पड़ता है उस चीजों को लेकर के। तो 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका ट्रिक किसी को पता है तो बता सकता है, हाउएवर एज फार एज आई एम कंसर्न नहीं है। देखो हम बात जब करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की, और ये पैटर्न जो कि यस यूपीएससी लेकर के आया है, देखो इसमें अब बहुत ध्यान से देखना है, स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से देखना और ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना। इसमें पूछा कि आर्य देव जैन स्कॉलर है, दीन नाग आपके बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट स्कॉलर है, और नाथ मुनि आपके वैष्णव स्कॉलर है। तो हाउ मेनी पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें नन ऑफ द फिर ऊपर कर दिया, ऑल 3 नीचे कर दिया। ठीक है, इस तरीके से देखो ध्यान से। ठीक है, तो अब जैसे इसमें आप एक चीज अंदाजा लगाओ, वर्ड्स तोड़ो, वर्ड्स का मीनिंग निकालो, वर्ड्स का। आर्य देव, आर्य कैसे आर्य जैन स्कॉलर हो सकते हैं? आर्य इट इज रिलेटेड टू आपका हिंदू हो सकता है, वैष्णव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जैन नहीं होगा आर्य से रिलेटेड जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। तो अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो अब आपके पास क्या बचा? यस, पहला और सेकंड तो आपका गलत हो गया। राइट, ए एंड बी आपके गलत हो गए। अब ओनली 2 है या ऑल 3 है। राइट, सेकंड हम बात कर थर्ड बात कर, देखो थर्ड नाथ मुनि, नाथ मुनि। अब ये वैष्णव स्कॉलर है कि नहीं है? एब्सोल्युटली है, इसका नाम से ही पता चल रहा है आपको। मुनि बेसिकली ये हिंदू और भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड अगर आपने पढ़ा हो थोड़ी भी वर्ड से, देखो ये आपको ना तो बुद्धिस्ट लगेंगे ना जैन लगेंगे। ठीक है, नाथ मुनि ये इट साउंड लाइक अ नारद मुनि। ठीक है, तो वो वैष्णव है। ठीक है, तो यस, उस बेसिस पे जाओगे आप तो डेफिनेटली आपका ये सही है। ठीक है, तो अगर आपका एक सही है एटलीस्ट, तो तो बेसिकली आपका ऑप्शंस आपके पास बचे बी एंड सी। ठीक है, तो अगर आपको दीन नागा का मतलब बेसिकली अगर पता नहीं है, गो विद द ज्यादा वाला ऑप्शन, ओनली 2 पेयर्स। ठीक है, गो विद द ज्यादा वाला ऑप्शन जिसमें ज्यादा स्टेटमेंट है। राइट, देखो जब हम बात कर रहे हैं ना इंडियन हिस्ट्री की, तो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जलालुद्दीन खलजी। देखो नहीं, देखो कैसे कॉन्सेप्चुअली कैसे है। आपने पद्मावत तो देखी होगी, राइट? मैं किसी भी ऐसी हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे मैं भी नहीं करता हूँ दावे। हालांकि देखो अगर देख भी लिए, पढ़ाई आपने अच्छे से की है तो आपको पता होगा जलालुद्दीन परेशान किससे था? मंगोलों से। डेफिनेटली मंगोलों से ही सबसे ज्यादा परेशानी थी उनको, फिर अलाउद्दीन जाते हैं मंगोलों को हराता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया कि पहला इन्वेजन जलालुद्दीन के टाइम पे हुआ है। डेफिनेटली नॉट। तो फर्स्ट हटा दो आप, तो बचा आपका बी और सी। सेकंड आपका ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असोल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बसीज द सिटी। चलो ये आपको पता भी नहीं ना। देखो थर्ड देखो, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल। डेफिनेटली मंगोल एक्स एक्स एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज करेक्ट, सॉरी दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मंगोलों की इतनी प्रॉब्लम थी नहीं। वो तो फिर वो उस टाइम पे इल्तुतमिश और ये सब और अलाउद्दीन खिलजी इनके टाइम पे थी, बाद में नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विद और ये तो इतना सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है इंडियन हिस्ट्री में कि बेसिकली ये तो पढ़ा होगा आपने मीडिया बहुत सी बुक्स में, एनसीईआरटी में मेंशन है। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज द कुलह दरान। राइट, बेसिकली दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन। कुलह दरान पढ़ा होगा तभी आपको याद आएगा। वैसे इसका आंसर है सैयद। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री में। द डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। ओके, अल्फोंसो दी अबुलकर्क ने गोवा कैप्चर कर लिया था, बीजापुर सुल्तनत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। राइट, देखो अब इसमें किस तरीके से करेंगे हम। ये वाला तो स्टेटमेंट आपका सही है कि अल्फोंसो दी अबुलकर्क ने हरा दिया था, बेसिकली क्या करा था, बीजापुर सुल्तान से गोवा को ले लिया था, है ना? तो सेकंड तो आपका सही है, यानी कि थर्ड आपका सॉरी सी ऑप्शन आपका गलत। अब देखो दो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है इस, यानी कि एक सही होगा इनमें से, दोनों सही नहीं हो सकते।
तो डच ज्यादा पावरफुल थे कि इंग्लिश ज्यादा पावरफुल थे? ठीक है, और दिस ऑप्शन इज ऑल्सो लुकिंग वेरी डुएबल। क्यों? क्योंकि विजयनगर एम्पायर भी उस टाइम पे बहुत इंटरफेरेंस था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी, और ये अपना लूज पॉइंट पे था उस टाइम पे, यानी कि अपने वीकेस्ट पॉइंट पे था विजयनगर एम्पायर, तो इनसे लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है मद्रास में, राइट। बट डच में ऐसा नहीं था, है ना। डच जो है इतना पावर नहीं था कि वो बेसिकली फैक्ट्रीज लगा के यहाँ पे काम धंधा कर सके, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली खरीद भी लिया था इनसे काफी सारा इनका जो मटेरियल है, और डच चले भी गए थे इंडिया से बहुत जल्दी। ठीक है, तो उस लॉजिक से देखें तो 2 और 3 आर द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, कौटिल्याज अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है? पर्सन, देखो कौटिल्य बहुत शातिर इंसान बन जाओ क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। अब पर्सन कुड भी, ठीक है, कुड कैन माइट मे वाला, ठीक है, तो ये सही है। कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट, हो सकता है ना, कि मान लीजिए आपको इसको गुलामी करने का सजा सुना दी जाती है, तो क्यों नहीं हो सकता? उस टाइम पे डेफिनेटली हो सकता है, स्लेव थे। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन शी वाज लीगली फ्री, डेफिनेटली। देखो जो उस टाइम की बातें रहती है ना, तो लड़का होना, राजकुमार बनना, युवराज घोषित कर देना, ये सब चीजें बहुत मायने रखती थी, राइट। तो ये भी जो है बहुत ही लेजिबल और लगता है लेजिटिमेट है ना। इफ अ सन born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to legal status of the father, definitely। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हाँ पॉसिबिलिटी है सच होने की। अगर आप कहोगे कि बेसिकली किस तरीके की चीजें नहीं होती है, तो वही बात आता है ना, आपको हार्ड टू प्रूव रॉन्ग, राइट। और चाणक्य की बुद्धि से सोचते हो तो डेफिनेटली आपको लगेगा ये सब आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग करेक्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है आपका साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक एडिक्ट। देखो मैं सजेस्ट करता हूँ मेजर रॉक एडिक्ट की साइट तो देख के चली जाना। एंड लोकेशन क्या है? धौली उड़ीसा, इरागुड़ी आंध्र प्रदेश, जोगाड़ा मध्य प्रदेश, और कालसी आपका कर्नाटका। देखो दिस इज टफ, अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, यू कैन लीव दिस, ओके। सो जरूरी नहीं सब अटेम्प्ट करें, लेकिन मैं कहता हूँ वही 50-50 रूल आपका ऑप्शन बी एंड सी में से। ठीक है, अगर ऑप्शन का बेसिकली क्वेश्चन गलत किया आपने तो चांसेस है आपको उसको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एंड ओनली 2 इज द आंसर, राइट। अब वो आप देख लेना इसमें से, राइट। अब बात करते हैं सेकंड, किंग एंड डायनेस्टी। नानुका, चंडेल, आपका बताइए, जय शक्ति परमार, नागभट्ट, गुर्जर प्रतिहार, भोजर, राष्ट्रकूटा, कौन कौन से इसमें से करेक्ट है? और चलो बेसिकली वही वही रूल है ना, ऑप्शन 2 और 3 में से एक चूज, बी एंड सी में से। तो यहाँ पर बेसिकली नानुका चंडेल है और नागभट्टा गुजरपति आ रहा है। ठीक है, ये सब आप देख लो। नेक्स्ट है आपका, देखो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एलिमिनेशन लगता है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? पूरा पढ़ना अच्छे से, 2 बार पढ़ते चाहो तो। संगम लिटरेचर से रिलेटेड क्या एंशिएंट साउथ इंडिया में सही है? संगम पोइम्स आर डिवोइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ टू मटेरियल कल्चर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको लगता है ये सही है, यानी कि उनको कुछ पता ही नहीं है मटेरियल कल्चर के बारे में, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा was known to the Sangam poets, that can be possible. Sangam poems have no reference of warrior ethic, definitely not। ऐसा हो ही नहीं सकता, वॉरियर एथिक्स के बारे में कैसे नहीं लिखेंगे भैया? हाँ, जब इतना कुछ लिखते हैं और इतने सारे राजपूत जो हम बात करते हैं डायनेस्टीज है, क्यों नहीं लिखेंगे? संगम लिटरेचर रिफर्स टू अ मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, ओके। देखो दो ऑप्शंस बचे हैं आपके पास, बी एंड डी। आपको क्या लगता है व्हाट आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट? अगर आप इसको चूज करोगे तो ये छूट जाएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनको वर्णास के बारे में पता नहीं। ठीक है, तो 93 का आंसर बेसिकली आपका बी है ना। दूसरी चीज यहां पर देखो, डिवोइड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, पोएम्स आर नो रेफरेंस एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड आर, बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं इरेशनल, तो यूपीएससी कम ध्यान देती है इसी चीजों पे, मैजिकल फोर्सेस, है ना, ये सब चीजें, अननेचुरल थिंग्स, ये सब। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, योग वशिष्ठ वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द राइन ऑफ। देखो इसमें अंदाजा आप ऐसे लगाओगे कि सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन किसके टाइम पे हुए? अकबर, पर्शियन में, तो अकबर के टाइम पे, अकबर इज द करेक्ट आंसर। हुमायूं के टाइम पे आर्किटेक्चर पे काम हुआ है, सॉरी शाहजहां के टाइम पे, है ना, हुमायूं के टाइम पे तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं पाया। ऐसे देख लो आप, औरंगजेब तो कैसे होगा, राइट, ये सब चीजें। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टेचू इज सिटिंग पोज ऑफ रामानुजन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन हैदराबाद। अब रामानुजन से रिलेटेड चीजें हमको बतानी है, इनकी टीचिंग से रिलेटेड। द बेस्ट मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन वाज डिवोशन, फिर वेदास आर एटर्नल सेल्फ एक्सिस्टेंट एंड होली अथॉरिटेटिव। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आप, है ना, वैसे ही क्या कर दो, एलिमिनेट। वाई? क्योंकि इट्स अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वर एसेंशियल मीन्स फॉर द हाईएस्ट ब्लिस,
एंड सेलिब्रेशन वाज ऑब्टेन टू बी मेंटेन थ्रू मेडिटेशन। अब आपके पास बचे 1, 2 एंड 3। अगर आपने पढ़ा है तो बेस्ट, बेसिकली इट्स आंसर इज 1। द बेस्ट मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन वाज डिवोशन। खुद देख लो ना, रामानुजा कौन थे? भक्ति संत थे, और स्टार्टिंग के ही थे ये सबसे पहले, तो भक्ति कल्ट पे ही ज्यादा ध्यान देते थे ये, एंड डिवोशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ने नया सर्किट हाउस नियर सोमनाथ इनोग्रेट किया एट वेरावल। तो इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द सोमनाथ टेम्पल? ओवरऑल ये सब कहानी है, ये सोमनाथ टेम्पल के बारे में पूछ रहा है। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। बेसिक चीज, बहुत बेसिक चीज है, ज्योतिर्लिंग है, राइट। फर्स्ट इज सही, तो आपका सेकंड वाला डिलीट कर दो, राइट। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अलबरूनी। चलो ये नहीं पता आपको। सेकंड बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, यानी कि उसकी इंस्टॉलेशन वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। एब्सोल्युटली नॉट। ये फैक्ट बेसिकली पता होना चाहिए आपको कि देखो सोमनाथ में बेसिकली काम उन्होंने, क्या बात है, हमारे वल्लभ भाई पटेल ने भी कराया है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? उस टाइम के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो 1 एंड 3 तो आपके सही है ही सही। सॉरी, आपका थर्ड वाला तो रॉन्ग है ना, ये तो रॉन्ग है। तो अगर ये रॉन्ग है थर्ड, तो आपका आंसर आ जाता है ए, सिंपल। देखो इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, ये वाला क्वेश्चन हिस्ट्री के तो खत्म हो गया, ये वाला देखो जो बच्चे क्वेश्चन है अपने, एशिया कि इंडिया इसमें से किसका मेंबर है? तो एआईआईबी का, एमटीसीआर का और शंघाई कोऑपरेशन का। देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी में और भी 3 है, जैसे वासेनार अरेंजमेंट्स है ना, और एनएसजी है, तो आप उसके बारे में देखना। तो इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है, बाकी वासेनार अरेंजमेंट उसका भी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन का भी है। ठीक है, तो एआईआईबी का तो है ही सही, इंडिया में, एशिया का, और इसमें मोर देन 80 कंट्रीज है। शंघाई कोऑपरेशन रिसेंटली जुड़ा था, पाकिस्तान भी जुड़ा था। तो ये है बेसिकली इसका आंसर 3 डी 1 एक्चुअली। नेक्स्ट देखो, इस ये ज्यादा ऑप्शन, बेसिकली ज्यादा स्टेटमेंट, ज्यादा चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सीख गए आप। क्वेश्चन पढ़ो। वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हैज बीन वन ऑफ द, जनरल स्टेटमेंट। वियतनाम इज लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू द इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। जेनरिक स्टेटमेंट, एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल exchange rate have attracted global manufacture. Absolutely, this is also a general or basic statement. Vietnam is one of the most productive east sector in the Indo-Pacific. देखो यहाँ पर हमने बात करी, अगर आपका बेसिकली 3 और 4 जो है सही है, तो आपका आंसर आ जाता है 1, 3 एंड 4। देखो सेकंड को भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि वियतनाम इज अ कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पर वही रूल करती है, राइट। तो सेकंड भी एलिमिनेट कर दोगे आप, तो भी आपका 1, 3, सेकंड एलिमिनेट करते हैं, आपका भी आंसर आ जाएगा, राइट। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका एक एलिमिनेशन ट्रिक लग रही है। द यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ कमिटी सेट अप बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। Traditionally meets March, June, September every year, and it assesses the credential of all United Nations member before submitting a report to the General Assembly for। दो नाम से पढ़ो, क्रेडेंशियल यानी कि बेसिकली देखती है चीजें, ध्यान रखती है कि क्या क्रेडें, इसमें भी वर्ड में क्रेडेंशियल आ रहा है, जितने मेंबर्स हैं वो रिपोर्ट सबमिट करने के पहले देते हैं क्या। तो थर्ड इज जनरली करेक्ट आंसर, राइट। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे है क्रेडेंशियल, यहाँ पर भी आ रहा है, क्रेडेंशियल यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, जनरली देखा गया ये ट्रिक काम करती है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो आपके बेसिकली ये हटा दो। अब आपको देखना है कि, और फर्स्ट एलिमिनेशन में ट्रिक इसके अंदर वो लग रही है जो कि है आपके नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी। तो यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, आपके फर्स्ट इज रॉन्ग। बचा 2 एंड 3, इसमें से आप 50-50 पे आ गए। तो आप देख लो, इट इज ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। तो आपको देखना है ये चीज कि बेसिकली सी सही है कि 3 सही है। हालांकि इसका आंसर ए है, लेकिन आप 50-50 पे पहुंच जाओगे इस ट्रिक के साथ, राइट। ठीक है, तो उस टाइम पे एग्जामिनेशन के टाइम पे 2 एलिमिनेट भी स्मार्टली, और आपको श्योर 100% श्योर पता है कि डेफिनेटली आपका जो है ये एलिमिनेट किए हुए ऑप्शन सही नहीं, आंसर नहीं है, तो वो बहुत बड़ा बूस्ट होता है उस टाइम पे। ठीक है, कॉन्फिडेंस देता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो पेपर। हमारा यहाँ पे ये वाला एग्जाम पेपर खत्म हुआ, प्रैक्टिस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जब तक फिर मिलते हैं, कुछ नया लेकर आऊंगा, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड